आपका गुप्त साम्राज्य। तो गुप्त साम्राज्य को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एसएससी, एमटीएस, एलडीसी, बैंक, रेलवे सब में काम आ सकता है। बैंक में काम नहीं आएगा 1% भी, लेकिन जिंदगी में बहुत काम आएगा। गुप्त साम्राज्य से बहुत सवाल बनता है। इस टॉपिक को करने के बाद हम लोग एमसीक्यू भी करेंगे। अब एमसीक्यू इसी बुक से हम कवर करवाएंगे। स्टार्ट करते हैं। श्रीगुप्त, इस साम्राज्य में टोटल कितने शासक हुए बालक? 8 शासक हुए हैं, याद रहेगा। इस साम्राज्य में टोटल 8 शासक हुए हैं। पहले शासक का नाम था श्रीगुप्त जी। क्या नाम था इनका? नाम श्रीगुप्त जी। दूसरे का क्या नाम था? घटोत्कच। इनका कार्य ज़्यादा नहीं है, इसलिए इनके बारे में ज़्यादा हम लोग नहीं जानेंगे। अगले का नाम था चंद्रगुप्त 1। अगले का नाम था समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त 2, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, विष्णुगुप्त। फिर समझिए, सबसे पहले व्यक्ति का नाम था श्रीगुप्त, दूसरे व्यक्ति का नाम था घटोत्कच, तीसरे व्यक्ति का नाम था चंद्रगुप्त 1, चंद्रगुप्त 1। समुद्रगुप्त थे चौथे, पांचवें थे चंद्रगुप्त 2, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, विष्णुगुप्त। परिचय के लिए हम लोग 2 बुक से कवर किए थे। एक ये बुक था और एक लुसेंट का बुक था। आपको बहुत हेल्प करेगा ये आगे चल के। हिस्ट्री बहुत बड़ा टॉपिक, आपको पता है। चलिए देखिए, तो गुप्त साम्राज्य की बात बोले तो आपको पूछेगा एग्जाम में, कौन सा काल जो होता है भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? पहला सवाल यही बनता है इस चैप्टर में। क्या बनता है? तो आपको आंसर मानना है गुप्त काल। गुप्त काल को हम लोग स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं। आगे कह रहा है हमारे पास, गुप्त शासक जो है, कौन है? गुप्त शासक। स्वर्ण युग का जो काल कहलाया वो कौन कहलाया? गुप्त काल कहलाया। याद रहेगा, गोल्डन एज क्या कहलाएगा? गुप्त काल कहलाएगा। और गुप्त शासकों ने भारत में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना किया। ठीक है, इसमें बहुत सारी विशेषता, आपको पता है इस काल में बहुत सारे चक्रवर्ती राजा हुए। क्या हुए? चक्रवर्ती सम्राट हुए, जिन्होंने बहुत सारी उपाधियां धारण की। क्या की? उपाधियां धारण की। जैसे किसी ने महाराजा धीराज का किया, किसी ने विक्रमादित्य का किया, किसी ने समुद्रगुप्त का किया। बहुत सारा उपाधि सभी ने धारण किया और सबको बारी बारी समझने के लिए ध्यान से चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा और मल्टीपल पढ़िए। एक बार पढ़ के कोई भी चैप्टर में आप महारथी हासिल नहीं कर सकते हैं। और इतिहास बहुत बड़ा है, इतिहास पढ़ने में आपको 2-3 महीना लग जाएगा। में जब बचपन निकल गया, नहीं पढ़ पाए तो टाइम लगना है ना, तो लगता है टाइम। चलिए, तो हम अगर बात करें तो पूछता है कभी कभी एग्जाम में, एक पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, देखिए डिस्कस किया गया है। गुप्त साम्राज्य को यानी गुप्त शासकों को कौन से वर्ण से संबोधित किया गया था? ये संबंधित माना गया था। तो आपको याद रखना है, गुप्त शासकों को वैश्य वर्ण से, किस वर्ण से? वैश्य वर्ण से क्या माना गया था? संबंधित माना जाता है। गुप्तों को क्या कहते हैं हम लोग? वैश्य। क्या कहते हैं? इसके संस्थापक कौन थे? तो आपको याद रखना है श्रीगुप्त, जिन्होंने महाराजाधिराज, महाराजा की उपाधि, कौन सी उपाधि? महाराजा की उपाधि धारण की थी। कौन किए थे महाराजा की उपाधि? तो आंसर बताना है श्रीगुप्त जी। कौन किए थे? श्रीगुप्त जी किए थे। कौन किए थे? श्रीगुप्त जी क्या किए थे? महाराजा की उपाधि धारण किए थे। याद रहेगा? ठीक है। अगर हम बात करें ताम्रपत्र अभिलेख, क्या बोल रहा है? ताम्रपत्र अभिलेख एक अभिलेख है, उसके अनुसार इनका नाम दिया गया आदिराज। क्या दिया गया? आदिराज। क्या नाम दिया गया? आदिराज नाम दिया गया है। और समय के साथ बहुत सारे व्यक्ति आए, इन्होंने गुप्तों का जो बोला गया था ना कि ये वैश्य के थे, कौन से थे? वैश्य वर्ण के थे। तो कईयों ने कई बताया, जैसे कि काशी प्रसाद जायसवाल नाम का एक व्यक्ति हुए। क्या हुए? काशी प्रसाद जायसवाल। ठीक है, प्रसाद जायसवाल। इन्होंने बताया ना कि ये जो है जाट है। क्या है? गुप्त जो क्या थे? जाट है। एक व्यक्ति आए, इनका क्या नाम रखा गया था? ये थे रोमिला थापर। क्या थे? रोमिला थापर जी। रोमिला थापर जी। इन्होंने बताया कि ये जो है ना वैश्य हैं। क्या है? वैश्य हैं। एक आए क्षत्रिय। कौन आए? क्षत्रिय। ठीक है, क्षत्रिय। देखो आपको हम हिस्ट्री रटवा देंगे अच्छे से। क्षत्रिय कौन है? क्षत्रिय। और क्षत्रिय इन्होंने क्या बोला? गौरी शंकर ओझा नाम था इनका। इन्होंने क्या बताया कि ये क्षत्रिय हैं। क्या है? क्षत्रिय हैं। लेकिन सभी ने इनको क्या माना? वैश्य। यानी आप भी एग्जाम में क्या टिक मारोगे? वैश्य मानोगे। क्या मारोगे? वैश्य मारोगे। कि अगर पूछेगा आपसे कि गुप्त साम्राज्य में गुप्त वंश जो है किस वर्ण का है, तो आपको मानना है वैश्य वंश का। कौन से वंश का है? वैश्य वंश का। याद रहेगा? चलो, गुप्त वंश के प्रमुख शासक हुए चंद्रगुप्त प्रथम। कौन हुए? चंद्रगुप्त प्रथम। क्या हुआ?
चलो, तो गुप्त वंश के प्रथम शासक क्या हुए हैं? जो महत्वपूर्ण शासक है वो चंद्रगुप्त प्रथम हुए। कौन हुए? इसके पहले भी बहुत सारे हुए हैं, जैसे कि आपका हम बात करें 240 से लेके, देखो डेट याद करना थोड़ा सा मुश्किल है, आपको प्रैक्टिस करना होगा। 240 से लेके 285 के बीच में सबसे पहले आए थे श्रीगुप्त। कौन आए थे? श्रीगुप्त, आपको याद रखना है, ठीक है। 240 से लेके 285 में आए थे श्रीगुप्त। कौन आए थे? श्रीगुप्त। इनका बस यही हम पढ़ते हैं कि इन्होंने इसकी स्थापना की, बस इतना ही पढ़ते हैं। अगर हम आगे बात करें, इसके बाद 285 280 के रेंज में ही रहता है। 280-85 से लेकर के 320 तक आए थे आपके घटोत्कच। कौन आए थे? घटोत्कच। चूंकि ये छोटे शासक हुए हैं, ये ज़्यादा फैले नहीं पूरे इंडिया में, इसलिए इनके बारे में ज़्यादा जानकारी हम लोगों के पास नहीं है। बस आगे बढ़ते हैं। प्रमुख शासक में आपके पहले व्यक्ति जो आए हैं वो चंद्रगुप्त प्रथम आए हैं। कौन आए हैं? चंद्रगुप्त प्रथम। क्या नाम है इनका? चंद्रगुप्त प्रथम, जिनका शासनकाल 319-320 भी कहीं कहीं लिखा मिल सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चलेगा। 319 से लेके 334 AD है। कितना है? 319 से लेके 334 AD है। किनका? चंद्रगुप्त वन का। कितना है? 319 से लेके 334 AD तक है। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक इन्हीं को माना जाता है। देखो, माना कि श्रीगुप्त ने किया, लेकिन वास्तविक संस्थापक पूछे, ऐसे पूछेगा गुप्त वंश के संस्थापक कौन है, तो श्रीगुप्त, सही बात है, श्रीगुप्त को मानना है। लेकिन पूछेगा, लगा देगा शब्द कि वास्तविक कौन है, तो वास्तविक में आपको मानना है चंद्रगुप्त वन का, मानना है चंद्रगुप्त वन मानना है, ठीक है। अब 26 फरवरी 320 को इनका ये हुआ था राज्याभिषेक। कब हुआ था? 26 फरवरी, इसी महीना में है ना, 26 फरवरी 320 इसी को इनका राज्याभिषेक हुआ था। इनको गद्दी पर बैठाया गया था। कब बैठाया गया था? गद्दी पर। और जब गद्दी पर बैठे थे ना, तो ये महाराजाधिराज, क्या महाराजाधिराज की उपाधि धारण किए थे। कौन सी उपाधि धारण किए थे? महाराजाधिराज की उपाधि धारण किए थे। कौन किए थे? चंद्रगुप्त एक। कौन किए थे? बंद कर दीजिए, चलिए, वह बुक आप कल छोड़ दिए थे। चंद्रगुप्त एक, ठीक है। इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी? महाराजाधिराज की। कल हम लोग फिर से डिस्कस किए थे, आज अच्छे से कर लेते हैं और कवर। अगर हम बात करें, आपको याद होना चाहिए, इनका विवाह हुआ था। हर व्यक्ति का होता है, इनका भी हुआ था। किन से हुआ था इनका विवाह? लिच्छवी की राजकुमारी, नाम था कुमारी देवी, उनसे इनका विवाह हुआ था। क्या हुआ था? विवाह हुआ था। आपका नहीं है, लेट हो रहा है, खत्म करना है ना। देखो, हम दे देंगे आज। तो उन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी? सबको याद हो गया, महाराजाधिराज की। इसमें इसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव भी दिया हुआ है, टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है। और अच्छा लगा पढ़ने में। ओके, आगे राज्याभिषेक। इनका राज्याभिषेक कब हुआ था? 319 से लेकर 320, 26 फरवरी इसी महीना में हुआ है। आ जाना, उस दिन एनिवर्सरी मनाएंगे, केक काटेंगे। कौन? चंद्रगुप्त प्रथम, जाना जाके। इनके समय में चांदी के सिक्के का प्रचलन हुआ था। क्या हुआ था? चांदी के सिक्के का प्रचलन हुआ था, ठीक है। और उसके राज्य में बिहार का लिच्छवी क्षेत्र जो है सहित मगध और प्रयाग अवध का क्षेत्र भी शामिल था, ठीक है। उन्होंने शादी क्यों कर लिया था? आप बता सकते हैं कोई हमको कि उन्होंने शादी क्यों किया? तो राजनीतिक कारण से। किस कारण से? कोई ऐसे नहीं था कि अगुआ आया है, चंद्रगुप्त का शादी होने वाला है, लड़की पसंद आ गया, ऐसा कुछ नहीं होता था उस वक्त। पहले राजनीतिक कारण से होता था, जैसे मारेंगे पीटेंगे सब मर जाएगा, फिर जमीन ले क्या करेंगे, वो यह करता था, शादी कर लिया, अब उसका कब्जा हो गया, इसके ऊपर कब्जा हो ही जाता था। देखो, राजनीतिक कारण से है ना, लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से इन्होंने विवाह किया। इससे क्या हुआ कि वो जो लिच्छवी है ना, इनके अंदर में आ गया। किसके अंदर में आ गया? अब कोई दामाद को मारेगा? ऐसा थोड़ी है, नहीं मारेगा, और नहीं लड़ाई करेगा उनसे, जैसे चल रहा है चलेगा, जो बोलेंगे मानेगा। तो वही बात है। इसके बाद आए थे आपका 335 में। देखो, 335 में आप नहीं पढ़ोगे, एंशिएंट कवर नहीं होगा। एंशिएंट बहुत अच्छा चीज़ है। तो आपका 335 में कौन आए थे? समुद्रगुप्त। कौन सा आए थे? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो थे चंद्रगुप्त वन के कितने नंबर के पुत्र थे? कोई बता सकता है? चंद्रगुप्त वन के कितने नंबर के पुत्र थे? 1 नंबर के पुत्र थे, यानी बड़े बेटे थे। समुद्रगुप्त कौन थे? समुद्रगुप्त थे। इस बुक में दिया हुआ है, ठीक है, इसमें लूसेंट में नहीं था। अगर हम आपसे पूछें कि ये कब बैठे गद्दी पे, तो 335 AD में। उपाधि, इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो प्रमाक्रमांक
अश्वमेधकर्ता वाला उपाधि बहुत इंपॉर्टेंट है इनका, हमेशा पूछता है। परम भागवत और कविराज वाला उपाधि भी पूछता है समुद्रगुप्त का, ठीक है। इन्होंने लगभग 20 शासकों को क्या किया था, पराजित किया था। इनके दरबार में जो कवि थे समुद्रगुप्त के विजय के बारे में जानकारी दिया गया था। जैसे 20 लड़ाई किए, 20 बार जीते हैं, तो ये जानकारी कहाँ था, किताब में लिखा था जानकारी। किताब में लिखता कौन है, कवि। अब कवि इनके दरबार में कौन था, हरिसेन। क्या था, हरिसेन था। हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद स्तंभ में इसकी जानकारी दी गई है। किस में दी गई है, हरिसेन नाम का एक कवि था जो इनके दरबार में रहता था। इन्होंने लिखा था किसके बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में, कि इन्होंने कौन सा युद्ध कब कैसे जीता, किससे। और इसकी पूरी जानकारी कहाँ डाली, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में। कहाँ डाली, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में, जो किस भाषा में थी, संस्कृत भाषा में थी। किस लिपि में थी, तो ब्राह्मी लिपि में थी। किस शैली में थी, चंपू शैली में थी। अच्छे से याद करिए, आपको कवर हो जाएगा। सिक्कों पर बीना वादन, क्या है, सिक्कों पर बीना वादन, संगीत प्रेमी दर्शाता है। यानी कहने का मतलब ये जो व्यक्ति थे, इनका नाम था समुद्रगुप्त, ये संगीत के प्रेमी थे। बीना, सिक्कों पर बीना बजाते हुए इनका ही एक तस्वीर जारी किया गया था, सिक्का जारी किया गया था। क्या किया था, सिक्का। एरन अभिलेख के अनुसार, किसके अनुसार, एरन अभिलेख के अनुसार इनकी पत्नी देवदत्ती थी। कौन थी, देवदत्ती थी। एरन समुद्र गुप्त का भोगनगर था। क्या था, भोगनगर था। अगर हम और बात करें इसमें, ठीक है, समुद्रगुप्त के बारे में, तो यह भी एक महान साम्राज्य निर्माता था, ठीक है। इन्हें हम प्यार से भारत का नेपोलियन भी कहते हैं, प्यार से नहीं कहते, उनको कहा गया था, ठीक है। समुद्रगुप्त के विजयों से प्रभावित होकर इतिहासकार B.A. स्मिथ, नाम यहाँ नहीं दिया हुआ है इस बुक में, ये बुक हम अपडेट कर देंगे ग्रुप में। देखो B.A. स्मिथ, क्या नाम है, स्मिथ, ये राइटर का नाम है B.A. स्मिथ। इन्होंने बोला कि भारत का नेपोलियन किसे कहा था, समुद्रगुप्त को कहा था। और ये कहा किसने था, इतिहासकार का नाम था B.A. स्मिथ। क्या था, B.A. स्मिथ। समुद्रगुप्त ने सर्वप्रथम आर्यवर्त के राजाओं को पराजित किया था। जैसे 20 युद्ध किए माने, सबसे पहले किसे किए थे, हराए थे, उत्तरी भारत में जो आर्यवर्त है ना, उनके राजाओं को इन्होंने हराया था। समुद्रगुप्त से गया में श्रीलंका के राजा मेघवर्धन का बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी। देखिए, समुद्रगुप्त से गया कहाँ पर है, बिहार में, ठीक है। समुद्रगुप्त से गया में श्रीलंका के राजा मेघवर्धन ने बौद्ध मत स्थापित करने की अनुमति मांगी थी। एग्जाम में कभी पूछ ले, कोई सेट में आ जाए, तो पता है सेट मारोगे ना, तो कहाँ से खोद के सवाल बनाता है ना, पता ही नहीं चलेगा। कहोगे ये तो हम 2-3 साल पहले पढ़े थे, अब आ रहा है माइंड में, अब आ रहा है सेट में। तो बात ये कि तुम हिस्ट्री इतना बड़ा है ना, कि हिस्ट्री बहुत बड़ा चीज़ है। हिस्ट्री छोटा मोटा चीज़ नहीं है कि 1 घंटा में तुम कंप्लीट कर लोगे, नहीं कर सकते हो, कभी नहीं पॉसिबल है। 1 घंटा में तुम 2 घंटा में या 10 दिन में हिस्ट्री कर लोगे। टाइम तो लगता है हिस्ट्री में थोड़ा सा, जितना टाइम ये करोगे ना, फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम उतना हेल्प होता है। फर्स्ट टाइम तो बेईमानी कर लिए ना, तो तुम 5 बार भी कहो तो कि हम पढ़ लिए हैं, तो नहीं मानेंगे। फर्स्ट टाइम जो ईमानदार रहेगा वही लास्ट टाइम तक रहता है हिस्ट्री में, फर्स्ट टाइम में। तो देखो, तो पूछेगा सवाल का भी, तो गया में बौद्ध मत स्थापित करने के लिए कौन अनुमति मांगा था, श्रीलंका का राजा। नाम क्या था उसका, मेघवर्धन। क्या नाम था, मेघवर्धन। दिस इज नॉट अवेलेबल इन लुसेंट, एवरीथिंग लुसेंट में नहीं रहेगा ना, तो इसलिए आप थोड़ा सा रिसोर्स अपना बढ़ाइए। आप कहिएगा हम सीधे यूपीएससी का ले लेते हैं, तो फिर तब पढ़ ही नहीं पाइएगा और सब्जेक्ट ऐसा नहीं ना होगा। सीधे यूपीएससी को उठा लीजिएगा तो आप और सब्जेक्ट पर रह जाइएगा, नहीं कंप्लीट कर पाइएगा। तो दिक्कत आपकी है ना, लॉस आपका ना है, तो इसलिए ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि समुद्रगुप्त ने अपने को लिच्छवी दहित्र कहा था, क्या कहा था, लिच्छवी दहित्र कहा था। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से ध्यान दीजिएगा। करेक्ट, उसने 12 शासकों को पराजित किया था, जिसे अपने अधीनता में लेकर मुक्त कर दिया था। और समुद्रगुप्त ने शक और कुषाणों पर भी विजय प्राप्त किया था। शक शासक हुए थे, कुषाण शासक हुए थे ना, उन पर भी इन्होंने हमला करके उनको क्या किया था, उनको हरा के इन पर विजय प्राप्त किया था। अगर हम बात करें, समुद्रगुप्त ने विजय के उपरांत एक यज्ञ करवाया था जिसका नाम था अश्वमेध यज्ञ। क्या था, अश्वमेध यज्ञ। जैसे समुद्रगुप्त बहुत सारे युद्ध जीते, युद्ध जीतने के बाद पूजा पाठ करवाते थे। क्या कराते थे, अश्वमेध
यज्ञ इन्होंने शुरू करवाया था। और इन्होंने एक उपाधि भी धारण की जिसका नाम था अश्वमेधकर्ता। क्या था? अश्वमेधकर्ता इनकी उपाधि थी, इन्होंने यह धारण किया था। ध्यान उसी के लिए किए थे। हाँ, तो इसीलिए तो उनको नाम उपाधि धारण लिया था। ये युद्ध के बाद जो ये पूजा करवाए थे ना, इसी कारण से उनको वो उपाधि मिला था। ठीक है, अश्वमेधकर्ता कर्ता का। अगर हम बात करें समुद्र का संबंध भारत के अलावा किस विदेश से था? तो अभी बताए थे श्रीलंका से। श्रीलंका के राजा क्या नाम था? मेघवर्धन। उन्होंने क्या कहा कि हम बिहार के गया में एक बौद्ध मठ को स्थापित कर देंगे, पर उनको अनुमति मांगा गया था, उन्होंने अनुमति दे दिया था। ठीक है, उनके दरबार में एक कवि आते थे जिनका नाम क्या था? हरिसेन। इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। अब प्रयाग प्रशस्ति में क्या था? उनके बीच जो युद्ध हुए थे जितने भी, उस युद्ध का वर्णन किया गया था। और इसी कारण से इनको समुद्रगुप्त कहा गया था। किनके द्वारा? उस व्यक्ति का क्या नाम था? उसका नाम था B.S. स्मिथ। याद रखिएगा, व्यक्ति का नाम याद रखिएगा। हम ये इसका PDF बनाकर दे देंगे, उसको आपको पढ़ने में थोड़ा आसान हो रहेगा और वीडियो में दोनों कंबाइन रहेगा आपका। अगर हम बात करें इसमें आपका, तो अगले जो इनका जो एक बताया गया था, ये एक क्या थे? महान संगीतज्ञ भी थे। क्या थे? महान संगीतज्ञ थे। इसका क्या संगीत है? क्योंकि इनका सिक्के पर बीना बजाते हुए दर्शाया गया था, तो यह एक महान संगीतज्ञ थे, ये प्रूफ हो गया यहाँ से। इसके बाद आए थे चंद्रगुप्त टू। कौन आए थे? चंद्रगुप्त टू। ठीक है, इनकी जो काल थी वो 380 थी। क्या थी? इतना लेट 380 थी। तो इनको हम लोग असली में गुप्त काल का गोल्डन पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्योंकि इनके समय में सिक्कों का ज़्यादा प्रचलन हुआ। किसका हुआ? सिक्कों का ज़्यादा प्रचलन हुआ। कौन से सिक्कों का? स्वर्ण सिक्कों का। इनके समय में, चंद्रगुप्त टू के समय में, चंद्रगुप्त वन जो आया था ना, और ये सब चांदी का चलाया था। तो एग्जाम में ये भी कंफ्यूजन होता है। देखो, पहले गरीब था फिर अमीर था, समझ जाना। सोना बाद में लेता है पहले आदमी। ठीक है, पैसे नहीं रहता तो चलो चांदी का हनुमान जी ले लेते हैं फिर बाद में सोना कर लेंगे। तो वही बात है। तो 380 में, कब? 380 AD में गुप्त काल को क्या कहा गया? इनका स्वर्ण काल कहा गया। इन्होंने भी उपाधि धारण किया था। शकों पर, देखो, शक पर हमला कौन किए थे? समुद्रगुप्त भी किए थे। कुषाणों पर वो हमला करके उनको हराए थे। लेकिन ज्यादा नाम किनका हुआ? चंद्रगुप्त टू का। किनका नाम हुआ? चंद्रगुप्त टू का। ठीक है, विक्रमादित्य की उपाधि इन्होंने धारण किया था। क्या किया था? परमा भगवत की उपाधि इन्होंने धारण किया था। ठीक है, बहुत सारी उपाधियां इन्होंने धारण किया था, याद रखिएगा। अगर चंद्रगुप्त टू। ठीक है, अगर हम बात करें इनकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। और अगर हम बात करें इनकी दूसरी राजधानी क्या थी? उज्जैन। ठीक है, आया था, हो जाता है गलती सेट में। ठीक है, इनका शादी हुआ था किनके साथ? तो इनका शादी हुआ था नागवंश की राजकुमारी कुबेरनाग के साथ। ठीक है, इनकी एक पुत्री हुई थी प्रभावती गुप्त। ठीक है, गुप्त लग गया ना टाइटल, प्रभावती गुप्त। इनका विवाह हुआ था बागटक शासक रुद्रसेन टू के साथ। ठीक है, याद रखिएगा। कल ही बताया था एक चीनी आते आया था चीनी बेचने के लिए नहीं, नाम क्या था उनका? फाहियान। किनके शासन काल में आया था? चंद्रगुप्त टू के समय में। कंफ्यूजन होगा इसीलिए हम बता दिए। ठीक है, चंद्रगुप्त टू के समय में, चंद्रगुप्त वन के समय में से पूछता एग्जाम में, फंसा देता है। 399 से 314 में कौन आए थे? चंद्रगुप्त टू के समय में आए थे। कौन थे? चीनी यात्री फाहियान। इनके दरबार में 9 रत्न थे। कौन थे? 9 रत्न थे, जिसको हम लोग नवरत्न कहा जाता है। 9 रत्न में कितने आदमी थे? 9 आदमी थे। अब 9 आदमी के बारे में जानेंगे थोड़ा सा ब्रेक करके। अगर बात करें इनके दरबार में एक राज कवि थे, उनका नाम क्या था? शाप। उनके दरबार में कौन था? समुद्रगुप्त के समय में हरिसेन। रिलेट जितना करोगे माइंड को उतना याद रहेगा। हड़बड़ा के कभी भी हिस्ट्री कंप्लीट नहीं होता, याद रखना। हड़बड़ाओगे, इन्हें से पढ़ोगे, उधर से निकल जाएगा, कहाँ जाएगा पता नहीं चलेगा। इसलिए जो गलती की लाइफ में उसको सुधारना है, बस हिस्ट्री को बढ़िया से रिवीजन करना है, दोबारा नहीं पढ़ें। ओके, इसके बाद हम अगर बात करें इनके ज्वाइंट सेक्रेटरी का क्या नाम था? वीरसेन। कल भी डिस्कस किए थे। शक विजय के बाद इन्होंने मालवा में चांदी के सिक्के चलवाए थे। कहाँ चलवाए थे? मालवा में। अगर हम बात करें समुद्रगुप्त के बाद उनका बेटा बना था, कौन गद्दी पर बैठा था? ठीक है, कर दिए। अभी हम चंद्रगुप्त टू की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम इससे देख रहे हैं। इनका दूसरा नाम क्या था? विक्रमादित्य। रिवीजन, ठीक है, आप रिवीजन करा रहे हैं आपको। समुद्रगुप्त के बाद तथा चंद्रगुप्त टू के पहले अल्प समय के लिए रामगुप्त नाम का एक गुप्त शासक का उल्लेख विशाख दत्त कृत देवी नाटक में शामिल है। सुनिएगा ध्यान से। हुआ क्या कि
विक्रमादित्य इन्हीं का नाम था। समुद्रगुप्त मर गए, उनके बाद डायरेक्ट ये नहीं बैठे थे, छोटे थे, बीच में एक गैप हुआ, छोटा सा। रामगुप्त नाम का एक व्यक्ति, कौन आए थे, बहुत ही अल्प समय के लिए हुए थे, बड़ा भाई था। तो रामगुप्त, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि रामगुप्त जो थे बहुत अल्प समय के लिए गद्दी पर बैठे थे। और ये विशाखदत्त की कृत नाटक देवी चंद्रगुप्तम में इसकी जानकारी दी गई है। कहाँ जानकारी दी गई है? एक किताब है विशाखदत्त के द्वारा लिखा हुआ, उसका नाम है देवी चंद्रगुप्तम। क्या है? देवी चंद्रगुप्तम। उसमें बताया गया है कि चंद्रगुप्त के पहले एक और व्यक्ति बैठे थे गद्दी पर, उनका नाम था रामगुप्त। इतने अल्प समय के लिए थे, इसलिए उनका जानकारी कहीं पर ज़्यादा वर्णन नहीं है। ठीक है। चंद्रगुप्त को हम लोग देवराज के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं? देवराज के नाम से भी जानते हैं। और एक और नाम इनका क्या रखा गया? देवराज के बाद देवगुप्त। क्या रखा गया? देवगुप्त। देखो इतना सारा नाम होता है तो कंफ्यूजन तो होना ही है ना, कंफ्यूजन होना है, इसलिए आपको मल्टीपल रिवीजन करना पड़ेगा। बिना रिवीजन कोई इलाज नहीं है इसमें। खास करके दिल्ली स्थित महरौली स्तंभ में चंद्र नामक राजा और उनके विजयों के उल्लेख है, जो चंद्रगुप्त ही था। दिल्ली कभी के जाइएगा ना घूमने, दिल्ली जैसे लाल किला देखे ना, तो मीनार देखे होंगे, तो वैसे ही वहाँ पे एक महरौली स्तंभ है। कौन सा स्तंभ है? महरौली स्तंभ है। महरौली स्तंभ में भी आपको चंद्र नामक राजा का डायरेक्ट लिखा रहेगा, चंद्रगुप्त नहीं रहेगा, चंद्र नामक राजा की जानकारी रहेगी। किसकी रहेगी? चंद्र नामक राजा की जानकारी रहेगी। चंद्र नामक राजा मतलब हुआ चंद्रगुप्त ही, किसकी जानकारी रहेगी? महरौली के स्तंभ में। कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने साम्राज्य के विस्तार और सुदृढ़ता के लिए विभिन्न राजवंशों से वैवाहिक संबंध बनाया। मतलब अपना साम्राज्य को बढ़ाने के लिए दो तरीका होता है, या तो प्यार से या तो मार से। तो बोले मारेंगे तो मर जाएगा, तो प्यार से मना लिए। तो जहाँ पर उनको बढ़ाना है वहाँ पर वैवाहिक संबंध करा लिए। खुद शादी कर लिए, खुद का भाई का करवा दिए, इसका करवा दिए, बेटे का करवा दिए, जिसका भी करवा दिए, दास का करवा दिए, हो गए परिवार। परिवार हो गए तो लड़ाई होगा, दहेज में मिलेगा। ठीक है। अब कोई चाहेगा कि अपने बेटी को विधवा कर दें, नहीं करेगा। राजा कहेगा ससुर जी न, ससुर जी फलाना वाला जमीन दे दीजिए ना, खेती करवाएंगे, दे देगा। और क्या कहेगा, आप ही का तो है, ले जाइए। तो इस तरीक़ा से ये राजनीति होती थी उस वक्त। ठीक है। तो ये कहा गया साम दाम दंड भेद सब है, इसमें सब शामिल होता था। राजनीति में अभी भी होता है। अगर हम बात करें, उसने स्वयं नाग परिवार की कन्या कुबेर नागा से शादी किया था। थोड़ा देर पहले हम डिस्कस किए थे, कुबेर नागा से शादी किया था। और बाद में उनका एक बेटी हुआ जिसका नाम था प्रभावती, जिसका शादी किसके साथ हुआ था? बाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ शादी हुआ था। ठीक है। और अगर हम बात करें, चंद्रगुप्त ने पश्चिम पूर्व बंगाल और पंजाब और दक्षिण भारत में भी अपना विस्तार कर लिया था। उसके बाद अगर हम बात करें तो यह भी, जैसे हमारा समुद्रगुप्त किसका संग रख सकता है? कोई बोल सकता है? संगीत का, संगीत प्रेमी था। ये भी व्यक्ति इन कला और संगीत का, साहित्य का, कला मतलब आर्ट्स, जो भी आर्ट फॉर्म होता है उसका, और साहित्य का संरक्षक माना जाता है। इनके दरबार में बहुत सारे कवि, नवरत्न था ना, कंफ्यूजन हो जाएगा। नवरत्न किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त 1 या चंद्रगुप्त 2? तो 2 में किसमें आता है? 2 में। धीरे धीरे समय के साथ ही पड़ेगा। इसमें इसके दरबार में एक नवरत्न था, इसका नाम क्या था? कालिदास। क्या था? कालिदास। याद है ना? इसके समय में एक व्यक्ति आए थे चीनी यात्री, इसका नाम क्या था? फाहियान। याद रखना। इनके समय में शक होता है ना, शकों के ऊपर इन्होंने जीत हासिल किया। और कौन सा सिक्का चलवाया? चांदी या सोना? चांदी। ये होगा। देखो शक के बाद कंफ्यूजन होगा कि जब शक होना कि तुम्हारे जेब में कौन सा सिक्का है, तो सोना दिखाओगे, चांदी दिखाओगे। जैसे किसी को शक हो रहा है, पैसा बहुत है इसके पास, तो क्या सोचेगा? अरे मेरे पास पैसा, कहते वो चांदी का सिक्का है। तो शकों के विजय के बाद शक न हो जाए, इसलिए सोना चला के चांदी चलाया। कंफ्यूजन होता है। इसके समय में सोना का भी सिक्का बहुत चला था, लेकिन स्पेशली पूछेगा शक विजय के बाद कौन चलाया, तब गलती हो जाएगी एग्जाम में, सोना मार दो। क्योंकि चंद्रगुप्त है, आपको याद है सोना का गलाता है, लेकिन वहाँ गलती से बचने के लिए आपको ज़्यादा शक होगा तो हम चांदी देंगे, सोना नहीं देंगे। आगे अगर हम बात करें फाहियान की, किसकी बात करें? फाहियान की। कौन सी यान की? हवाई यान। फाहियान कब आया था? 399 में। कब आया था? 399 में। 414 तक रहा था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में वो आया था। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। उसने किताब लिखी थी, उसका नाम याद है? फोम्योकी। क्या नाम है उस पुस्तक का? फोम्योकी। क्या नाम है? फोम्योकी। किस मार्ग से आया था बालक? गया किस मार्ग से था? जल मार्ग से। सब याद है? ओके। इसने चंडालों का भी वर्णन किया था। चंडाल क्या होता है?
अच्छा उसको उसको चंडाल कहते हैं, उसको चंडाल ही कहते हैं, फांसी से चलाता है, अच्छा पता नहीं। ओके, पाटलिपुत्र के बीने में, पाटलिपुत्र में क्या सिस्टम नहीं था, तो वहाँ पे एक्सचेंज सिस्टम चलता था। क्या चलता था? एक्सचेंज सिस्टम। एक्सचेंज सिस्टम में क्या होता था? कौड़ी क्या देता था? कौड़ी देता था। कौड़ी समझते हो? वो जो कौड़ी कंचा खिलता है ना, एक समुद्र में मिलता है, अरे कौड़ी टाइप का जो पूजा में चढ़ाते हैं, वही सिस्टम होता था, वैसा ही कुछ, उसको पेनी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, आपसे पूछ सकता है इसके दरबार में 9 रत्न थे, 9 रत्नों का नाम बताइए, आप नहीं बता पाइएगा, आपको रिवीजन थोड़ा करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा हिंट देते हैं। सर्व प्रमुख 9 रत्न कौन था? कालिदास। ठीक है, धनवंतरी का मतलब क्या हुआ? चिकित्सक। 12 मिहिर का मतलब हुआ खगोल शास्त्री। अमर सिंह का मतलब हुआ कोशकार, डिक्शनरी बनाने वाला। छपनक फलित ज्योतिषी। शंकु वास्तुकार। बेताल भट्ट जादूगर। घटकपर्ण कूटनीतिज्ञ। बरुरुचि व्याकरणाचार्य। आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके इसको याद करना होगा। नोट देखिएगा ध्यान से, हाईलाइटेड है। देवी क्या नाम है? विशाखा दत्त रचित देवी चंद्रम के अनुसार समुद्रगुप्त के बाद कौन बना था? रामगुप्त। यहाँ पे हम लोग इस चीज को चर्चा किए थे, इस बुक में भी दिया हुआ था, तो यहाँ पर ये कोना में दिया हुआ था, कल भी देखे थे इस सब चीज को। इसके बाद आपके अगले जो आएंगे व्यक्ति 415 से 455 में आएंगे, वो कुमार गुप्त आएंगे। क्या आएंगे? इनके बारे में हमको ज़्यादा पढ़ना नहीं है। कुमार गुप्त का दूसरा नाम महेंद्र द्वितीय। क्या नाम है? महेंद्र द्वितीय, या फिर इसको हम शका द्वितीय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शका द्वितीय। महेंद्र द्वितीय और शका द्वितीय। अभिलेखो नहीं शक द्वितीय। तो इसमें देखिए, इसको महेंद्र द्वितीय कहा गया था, शका द्वितीय भी कहा गया था। क्या कहा गया था? शका द्वितीय कहा गया था। अभिलेख क्या है? अभिलेख यानी अंडर गुप्ता रूलर। इन्होंने एक विश्वविद्यालय की स्थापना किया था, इसका नाम था नालंदा विश्वविद्यालय। क्या नाम था? इसने अपने पिता के साम्राज्य को ज्यो त्यों बनाए रखा। इसका काल बिल्कुल शांति तरीके से बीता। मतलब एक होता है ना, कुछ छेड़छाड़ करना, कुछ बदलाव करना, बस इतना कोई खास बदलाव नहीं किए थे। तब राजा महाराजा था, आराम शांति से अपना प्रजा का सेवा वगैरह किए। इसने शासन के अंतिम वर्षों में कुमारगुप्त को पुष्यमित्र के आक्रमण के सामना करना पड़ गया था, और जिसे अपने पुत्र स्कंदगुप्त ने पराजित किया था। देखो, तो कुमारगुप्त के बाद कौन गद्दी पर बैठा? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त गद्दी पर ऐसे नहीं बैठ गया था, उसके अंदर भी कुछ पावर थी, कुछ। अब ऐसी थोड़ी है कि राजा का बेटा तो राजा बना देगा, 3 बेटा तो 3 को बना देगा। बाहुबली नहीं देखा है? तो वही बोल रहा है, जो पावरफुल है, जो लायक है, उसको बनाता है। तो जब इनका अंतिम समय चल रहा था ना, उस वक्त पुष्यमित्र आक्रमण किए। क्या किए? इनके साम्राज्य पर। तब इनका एक बेटा था जिसका नाम था स्कंदगुप्त। उन्होंने उस युद्ध को जीतने में मदद किया। तो बाद में गद्दी पर इन्हीं को बैठाया गया था, स्कंदगुप्त को। कहाँ बैठाया गया था? क्रमादित्य। इनका क्या नाम रखा गया था? देखो, बहुत सारा उपाधि ले लिया, सब कंफ्यूजन हो जाने लगेगा। स्कंदगुप्त कौन था, क्रमादित्य, तो रिवीजन करना। गुप्त हमने क्या कहा? गुप्त वंश, 1 2 लेता ना, गुप्त वंश हो गया, मौर्य काल हो गया, इस सब में थोड़ा टाइम लगता है, अगर तब भी कंफ्यूजन रहेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, अगर वो किताब उठाएगा तो और निकलेगा, लेकिन उतना नहीं निकालना है, इतना इनफ है, इतना इनफ है। ठीक है, एग्जाम के व्यू से। फिर पता चला कि हम लोग का एम भटक जाएगा, फिर यूपीएससी में चल जाएगा, मैथ वगैरह सब छूट जाएगा, तो उतना प्यार नहीं करने से। उपाधियों का अंत कौन किया था? सॉरी, उपाधियों का अंत कहाँ चले गए, हम सिविक में चले गए थे। स्कंदगुप्त। क्या नाम था? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त का वह था 455 से लेके 467 तक। क्रमादित्य या फिर शकोपम, क्या नाम है इसका? सक्रोपम। क्या नाम है इसका? सक्रोपम। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने करा? दत्त को इन्होंने अपना गवर्नर बनाया था, और इनके समय में ही हुआ था हुनों का आक्रमण। किसका हुआ था? मिलावट वाले सिक्के इनके समय में ही चला था। अब देखो, माना कि ये क्या होता है, काला बाजारी बढ़ गया था। क्या हुआ था? काला बाजारी बढ़ गया था। सिक्का, अब देखो, सिक्के का वैल्यू अलग है, सोने का वैल्यू अलग है, सिक्के का वैल्यू अलग है। अभी रिसेंट में क्या हुआ था, तुम देखे होगा, पेपर वगैरह पढ़े हुए कि मार्केट से 1 रुपये 2 रुपये के सिक्के ही गायब हो गए। क्या हुआ कि बांग्लादेश चला गया सिक्का, यहाँ से इलीगल तरीके से गला करके ब्लेड बना दिया। अब बताओ, एक सिक्का से 2-3 ब्लेड बनता है, मान के चलिए 5 या 7 ब्लेड बनाता था एक सिक्का से, रेजर से वाला। अब उस ब्लेड को मार्केट में बेचेगा तो 2 रुपये में 1 ब्लेड बिकेगा। सिक्का कितना का था? गलाने पर कितना हो गया? उससे बन के निकला 5 कम से कम, तो 1 रुपये 10 रुपये बराबर हो गया ना, तो उसको गला करके ब्लेड बनाया गया। तो काला बाजारी होने लगा था अभी रिसेंट में, तो इसलिए सरकार भी सिक्का में मिलावट करने लगी। अभी देखो, 5 रुपये का सिक्का देखे हुए या फिर 10 रुपये का सिक्का देखे हुए, उसमें मिलावट क्या रहता है? दोनों चीज़ रहता है।
अब उसको सिर्फ पूरा पीतल कर देता, पीतल का रेट ज़्यादा होता है, गला देगा, तो वो होता है, कालाबाजारी बढ़ जाता है। इसलिए उसको रोकने के लिए आप देखो 5 रुपये का सिक्का पहले कितना मोटा आता था, भारी आता था, अब आता है 1 रुपये का सिक्का और 5 रुपये का सिक्का लगकर कन्फ्यूज करता है, पतला रहता है, उसका मटेरियल भी जल्दी जल्दी मिटने लगता है, दाग वगैरह कट वगैरह जो बना होता है। पहले के ज़माने में हैवी सिक्का था, अभी भी हम सिक्का तुमको दिखा सकते हैं, हैवी सिक्का एकदम सुंदर लगेगा, अभी तक वैसा एक एक दाना दाना उसका जो बना हुआ था कोना कोना का। कल पक्का खोज के लेके आएंगे सिक्का, एक इतना बड़ा मेरे पास है, वो उसमें एक एक दाना तक है, मीठा कुछ नहीं है। और अभी का सिक्का देख लो, डिप्रेशन उसमें हो चुका है। तो वो सब रखना चाहिए, पुराना इतिहास का चीज़ है। आज से वो कम से कम 20-50 साल से पुराना सिक्का प्रिंटेड है, तो मेरे पास है तो अच्छा बात है ना, रखना चाहिए। आज से 20 साल बाद 60 साल पुराना हो जाएगा, 70 साल पुराना हो जाएगा प्रिंटेड सिक्का, तो काम आता है कभी कभार, म्यूजियम में दे देंगे। तो देखो 2-3 था जब हम छोटे थे ना, 7वां क्लास, तभी से रखे हुए हैं। हमको लगा बाजार में जाने चलेगा, लेकिन पता चला कि बाजार में महंगा चलेगा, हमने चला है, तब से रखे अभी तक। आप तो लॉक करके रख दिए हैं, जब समझदार होंगे नहीं ज़्यादा महंगा है नहीं बेचो। एक दोस्त मेरा है जो सिक्का वगैरह कलेक्ट करता है, ठीक है, तो बहुत सारा रखे हुए, मांग रहा था, बोला 1000 रुपये दे दें, हम लोग नहीं देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सिक्के तो आप याद रखिएगा, तो इनके समय मिलावट वाला सिक्का चला था। क्या चला था? मिलावट वाला सिक्का चला था। किनके समय में? स्कंदगुप्त के समय में। याद रखिएगा, अगर हम बात करें तो इनके समय में हमला हुआ था, किनका हमला हुआ था? हुनों का हमला। किस पे? स्कंदगुप्त पे, ठीक है। और इन्होंने उसको हरा दिया था, और विक्रमादित्य की उपाधि भी इन्होंने धारण की थी। कन्फ्यूजन उन्होंने किया था अभी, और इन्होंने भी किया थी। उन्होंने किया था अलग चीज था, इन्होंने किया था अलग चीज था। इन्होंने हुनों पर विजय प्राप्त किया था। किस पे विजय प्राप्त किया था? हुनों पर। और कौन सी उपाधि धारण किया था? विक्रमादित्य की। हुनों पर स्कंदगुप्त के विजय की जानकारी कहाँ मिलती है? जूनागढ़ में। कहाँ मिलती है? जूनागढ़ में। ये भी है, याद रखना। हुनों पर कौन जीता था? स्कंदगुप्त। उनकी विजय की जानकारी कहाँ मिलेगी? जूनागढ़ में। एक और अभी हम बताते हैं, जो महरौली वाला था। क्या था? महरौली, वो दिल्ली में था ना, उसमें हमको मिलता है चंद्रगुप्त II का, और उसमें चंद्र शासक है। क्या नाम है? चंद्र शासक है। तो दिस इज रियली कंफ्यूजिंग चैप्टर, आपको ध्यान रखना होगा थोड़ा सा। अब अगर हम बात करें, स्कंदगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में गिरनार पर्वत के पास में एक झील बनवाया था, जो कि बनवाया था नहीं, पुनरुद्धार किया था। उसका नाम क्या था? सुदर्शन झील। क्या नाम था? सुदर्शन झील। अगर हम बात करें, स्कंदगुप्त ने अपने एक राजदूत को चीन भेजा था। क्या भेजा था? चीन भेजा था। अच्छा, इनका शासन क्यों खत्म हो गया, बर्बाद हो गया अंत में? स्कंदगुप्त का अंतिम और महान सबसे शक्तिशाली संस्कार क्या था? अंतिम सबसे महान शासक था कौन? स्कंदगुप्त। इसके बाद क्या हुआ कि जब इसकी मृत्यु हो गई, तो गुप्त साम्राज्य धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ने लगा। इसके बाद और भी शासक बने, जैसे कि पुरुगुप्त, बुद्धगुप्त, ठीक है, नरसिंहगुप्त, कुमारगुप्त, ये सब इसके शासक बने। और लेकिन इन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया, मजबूत सेना नहीं बनाई, अपने जीवन जिए, मस्त की हम राजा का बेटा एंजॉय करते हुए लाइफ गुजार दिया। अंत में विष्णुगुप्त के बाद ये कहानी इनका खत्म हो गया। भानुगुप्त के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी आप जान लीजिए। भानुगुप्त का अभिलेख हमको एरन अभिलेख में मिला है, ठीक है, जो आप समझ रहे हो। और भानुगुप्त जो है, गजपति हुनों से लड़ता हुआ युद्ध में मारा गया, और उसकी पत्नी सती हो गई। इसमें बताया गया कि अंतिम जो आपका है लास्ट रूलर की बात करें तो विष्णुगुप्त है, जिन्होंने कोई स्पेशल काम किया नहीं, तो हम उनके बारे में पढ़ नहीं रहे। तो थोड़ा सा अब हम इसमें गुप्तकालीन राजनीतिक व्यवस्था हो गया, समाज कैसा था, लोग कैसे जीते थे, क्या करते थे, काम क्या करते थे, उनका इनकम का सोर्स क्या था, पुलिस कैसे रहती थी, उसके अलावे गुप्तकालीन समाज कैसा था, अर्थव्यवस्था कैसी थी उनके समय का, गुप्तकालीन धर्म कौन सा था, वो कौन से धर्म को मानने वाले थे, गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है। और इसमें थोड़ी सी और विशेष जानकारी जो रहेगी उनकी वास्तुकला की, वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। माइंड में रखने की कोशिश करना है बातों को, तभी जाके आपके कंप्लीट होगा, नहीं रखिएगा नहीं कंप्लीट होगा, ठीक है। बिना रिवीजन के आप हिस्ट्री में कभी विजय नहीं प्राप्त कर सकते। हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है, पढ़ोगे इतना आएगा, इतना भूल के हो जाएगा इतना एग्जाम में, तो आपको रिवीजन करना पड़ेगा। तो सेकेंड पार्ट में देखना बाकी सब चीज़।